हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। ठीक है। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक। बेटा देखिए, यहाँ पर हम एक पीडीएफ से पढ़ाएंगे और जिसमें आपको हम पूरी समरी अवेलेबल कराएंगे। अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है बेटा तो आप हमारे ही चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जो क्लास 10 की प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर जाकर के आप जब ओपन करेंगे तो लाइन बाय लाइन का वीडियो आपको मिल जाएगा। हालांकि हम उस वीडियो की लिंक बेटा अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और बेटा ये जो वीडियो आएगा आपका ये 2 पार्ट में होगा, तो हम कोशिश ये करेंगे कि सेकंड पार्ट में हम इसका पूरा पीडीएफ बेटा उसमें हम अटैच कर देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मीन्स जितना आज हम पढ़ाएंगे बेटा इसकी पीडीएफ आप ले लीजिएगा, और जब सेकंड आएगा वीडियो तो उसमें जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका भी पीडीएफ आप ले करके अपने नोट्स को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ जस्ट फोकस, व्हाट इज अ रिसोर्स? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ओके, तो ये बेटा हुआ रिसोर्स की डिफिनीसन की, वो सभी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। ठीक है ना, मीन्स वो चाहे नेचुरली हो या जो भी थिंग्स हों जो हमारी नीड को फुलफ़िल करते हैं, वो स्पेशली क्या है बेटा हमारे लिए रिसोर्स हैं। अब देखिएगा, ये तो बेटा एक जो डिफिनीसन हुई सिंपल डिफिनीसन यहाँ तक हुई। ठीक है ना, लेकिन इसमें कुछ चीज़ और अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपकी डिफिनीसन कंप्लीट मानी जाती है। जैसे कि क्या बेटा, इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, इकोनॉमिकल फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म एज आ रिसोर्सेस। मीन्स जो थिंग्स आप यूज करते हैं बेटा, ठीक है ना, पहली बात तो उसको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके अर्थ के इनसाइड में कोल्स होता है, पेट्रोलियम होता है, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हो, आप उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, मशीनरी लगाते हो, तब कहीं जाकर बेटा उसको आप बाहर निकालते हो। ठीक है ना, तो क्या है बेटा उसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तब आपने उसको, ठीक है ना, आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है बेटा, उसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, कहीं उसके कोई ख़रीदार नहीं है ना कोई उसको बेचने वाला है, तो वो आपके लिए फिर रिसोर्स नहीं हुआ। और लास्ट बेटा कल्चरली एक्सेप्टेबल। और दूसरी बात क्या है बेटा, समाज उसको सांस्कृतिक रूप से आप उसको एक्सेप्ट भी कर सको। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए किसी प्लेस पर बेटा कोई एक टेम्पल है और उस टेम्पल के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, तो आप क्या करते हो कि उस टेम्पल को मान लीजिए आपने डिस्ट्रॉय किया या आपने हटा दिया और वो खजाना निकाल लिया, तो फिर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पल का अपना एक अलग प्लेस है लोगों के मन में, तो यहाँ पर क्या है बेटा कि वो फिर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर क्या है बेटा, जो रिसोर्स हम यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एक्सेसिबल हो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम ले सकें। अब जैसे आप समझिएगा कि जैसे अंटार्कटिका रीजन है बेटा, अंटार्कटिका रीजन में क्या है, बहुत सारा बताते हैं मिनरल्स दबा हुआ है, बट अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट नहीं है जिससे हम उसको निकाल सकें। तो बेटा वो थिंग्स जो वहाँ पर है इस समय अवेलेबल होगी वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि क्या है बेटा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एक्सेसिबल नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई ऐसी थिंग्स आप पा जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बेटा वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं हुआ। ठीक है ना, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हमने बता ही दिया कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। अगर कोई थिंग्स इन सभी चीज़ों को फुलफ़िल करती है तो दैट थिंग्स 100% बी आ रिसोर्स। मीन्स मान चलिए बेटा कि वो फिर क्या है, रिसोर्स है। देखिएगा चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। दीज रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग वेज। नाउ द फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक। अब ये सिंपल सा आप जानते हैं, बट यहाँ डिफिनीसन चूँकि नोट्स आपको बनाने हैं इसलिए हमने डिफिनीसन भी अच्छे से इसमें दिया है आपको। ठीक है ना, मीन्स बायोटिक मीन्स यहाँ पर समझो बेटा जैसे आप पढ़ते हो बायोलॉजी, तो बायो मीन्स होता है लाइफ, तो यहाँ पर बायोटिक मीन्स दोज थिंग दैट हैव द लाइफ, जिनमें बेटा लाइफ होती हैं वो बायोटिक हो गए। एंड अबायोटिक, अबायोटिक मीन्स जस्ट एंटोनिम्स, दोज डज नॉट हैव द लाइफ, वो क्या हो गए बेटा, एबायोटिक हो गए। तो चलिए यहाँ पर डिफिनीशन हम बेटा फिर से मेंटेन करते हैं। बायोटिक रिसोर्स एब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर मीन्स हैव द लाइफ, ओके, सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा फाना, फिशरीज, लिव स्टॉक्स एक्सेट्रा। मीन्स जिसमें बेटा लाइफ है, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हों, ह्यूमन बीइंग्स, सभी क्या है बेटा वो बायोटिक हो गए। और दोज दैट नॉट हैव द लाइफ मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक ना, दे आर नोन एज अ एबायोटिक, उनको क्या बोला जाता है बेटा,
एबायोटिक मीन्स जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, पेट्रोलियम्स, गोल्ड, है ना, दीज आर द एबायोटिक थिंग्स। सॉयल हुआ और सनरेज हुआ, वाटर हुआ, तो दीज आर द एबायोटिक थिंग्स। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल्स। अब यहाँ पर बेटा ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है, इसको आप केवल समझिए बस एक बार। देखिए इसमें बेटा रेन्यूएबल में री है, न्यू है और देन एबल है, ठीक है ना। मीन्स री, न्यू और बेटा क्या है, एबल है। मीन्स दोज थिंग्स दैट हैव द क्वालिटी टू रीन्यूड आर रीजनरेट। मीन्स ऐसी चीज़ थिंग्स बेटा कि जो रीन्यूड हो सकें या फिर वो दैट कैन बी रीजनरेट। सो दीज थिंग्स आर नोन एज द रेन्यूएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार बेटा डिफिनेशन पर हम फोकस करते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्स दैट कैन बी रीन्यूड आर द रिप्रोड्यूस, ओके, आर द रीजनरेट बाय फिजिकल, केमिकल और द मैकेनिकल प्रोसेस। तो आप चाहे इसको यूज करें, इन वर्ड को चाहे ना यूज करें, इसका कोई मतलब नहीं, बट इतना आप जरूर बताइएगा कि दोज थिंग्स दैट कैन बी रीन्यूड आर द रीजनरेट आर रिप्रोड्यूस नोन एज अ रेन्यूएबल रिसोर्स लाइक एज अ सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, है ना। इनको आप रिन्यूड कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ये कभी बेटा डिस्ट्रॉय या खत्म नहीं होंगे। कुल मिला के आप इतना समझो बेटा कि ऑल दोज थिंग्स जो अर्थ पर हैं, जो कभी खत्म ना होने वाली चीज़ें हों। अब जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आप रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। एक पेड़ से आप हज़ारों पेड़ तैयार कर सकते हो, है ना। एक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, उससे आप हज़ारों एनिमल्स धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को बेटा रखा गया है किसमें, रेन्यूएबल में। जबकि नॉन रेन्यूएबल में क्या है कि अगर उसका हमने यूज किया फिर उससे हम दोबारा दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नॉन रेन्यूएबल में क्या है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा इसके वर्ड पर। वर्ड है बेटा नॉन रेन्यूएबल, ठीक है ना। तो रेन्यूएबल में क्या हुआ था बेटा, रीजनरेट, रिप्रोड्यूस। नॉन मतलब हुआ डज नॉट, जो ना तो बेटा रीजनरेट हो सके ना रिप्रोड्यूस हो सके। दीज थिंग्स आर नोन एज अ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स सच एज द मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। अब जैसे मिनरल्स हैं आपके, ठीक है ना। मिनरल्स में चाहे आप बेटा साल्ट ले लीजिए, चाहे मेटल्स ले लीजिए। जैसे आप मेटल्स लेते हैं तो मेटल्स क्या बेटा, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। मेटल्स को अगर आप एक बार यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आयरन ओर लिया, उससे आपने विंडो बनाई, फिर उस विंडो को आपने बाद में बेच दिया, फिर उससे आपने दूसरी चीज़ बनाई, तो इसको आप यहाँ पर रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको रीजनरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है बेटा, है ना। रीजनरेट नहीं कर रहे हैं आप, केवल रिसाइकिल कर रहे हैं बस। और धीरे धीरे क्या होगा बेटा, इसके हर पार्ट धीरे धीरे टूटते हुए मिट्टी मिल जाएंगे। एक दिन क्या होगा कि पूरा का पूरा आयरन खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा आयरन आप दोबारा किसी भी कीमत पर नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर हमको प्रोवाइड कराता है। इसको बनने में बेटा मिलियंस ऑफ द ईयर लगते हैं। सेम बेटा आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे वो कोल हो बेटा, चाहे पेट्रोलियम हो। कोल आपने जला दिया, फिर दोबारा आप कोल नहीं बना सकते हो, उस तरीके का, ठीक है ना। पेट्रोलियम आपने बेटा यूज़ किया बाइक्स में, फिर वो स्मोक बन के निकल गया, फिर आप दूसरा पेट्रोलियम उससे नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए बेटा इन चीज़ों को जिनको एक बार यूज़ करें और फिर उस यूज़ करने के बाद उसको हम दोबारा ना बना सकें, उसको हमने ऐड किया किसमें बेटा, नॉन रेन्यूएबल में। नेक्स्ट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड द इंटरनेशनल। इंडिविजुअल, अब आप ही समझिए बेटा कि एवरीथिंग दैट है पर्सनली, जो हमारी अपनी खुद की चीज़ें हैं, चाहे हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हमारी हाउस, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो आपका खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऑल दीज इंक्लूड इन अ इंडिविजुअल रिसोर्स, ओके। तो अब आपको इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट आप इतना समझ जाइए कि बेटा एवरीथिंग दैट ओन बाय यू, हाँ, दैट हैज़ द जिसको कहते हैं कि जो आपकी सभी चीज़ें हैं जिन पर आपका अधिकार है, वो सब क्या है बेटा, आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेस हैं, ठीक है ना। और दूसरा बेटा कम्युनिटी ओन्ड। कम्युनिटी ओन्ड मतलब होता है कि एक पूरा समुदाय हो और उस समुदाय के बीच में जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी की है। जैसे आप गांव में रहते हैं बेटा, तो वहाँ पास्चर लैंड होती है, फील्ड होता है ना, और गार्डन होते हैं। तो लगभग क्या होता है कि उसमें सभी लोग अपना जाते हैं, बैठते हैं, अपनी बातें, है ना, करते हैं वहाँ पर। अप्रोक्स मीन्स एवरीथिंग यूज करते हैं वो लोग, तो उसको बेटा कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं।
अब इसकी आप डिफिनीशन देख लीजिएगा। रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। एग्जाम्पल्स जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड है ना, चारागाह होता है गांव में बेटा, बरियल ग्राउंड्स जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है ना। उसके बाद है बेटा विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड्स, अर्बन एरिया एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। इसके एग्जाम्पल्स आप याद जरूर रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्स। अब ये समझिए बेटा, जैसे अपनी कंट्री है, ठीक है ना, तो एवरीथिंग जो हमारे विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, एवरी रिसोर्स, एवरी थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री आर इंक्लूड एज अ नेशनल रिसोर्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा? नेशनल रिसोर्स। अब आपके देश में माउंटेन हैं, रिवर्स हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं, उनके साथ साथ रेलवे लाइन है, रोड है, बिल्डिंग्स हैं, है ना, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं। मतलब वो आप समझ लीजिएगा कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें आपके देश में हैं। फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, तो वो सभी चीज़ें बेटा जो आपके देश की बाउंड्री के अंदर पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। नाउ फोकस ऑन द डेफिनेशन। रिसोर्सेज टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशंस, द कंट्री हैज लीगल पावर टू रिक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी और द पब्लिक गुड्स, है ना। तो ये बेटा अलग की बात हो गई। हमने क्या कहा कि देश के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, एवरीथिंग इंक्लूड इन अ नेशनल रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशियनिक रिसोर्स। बेटा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेशनल रिसोर्स। द ओशियनिक रिसोर्स इज नोन एज अ इंटरनेशनल रिसोर्स बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना। तो ये बेटा जो नॉटिकल्स माइल होता है, ये आप जानते होंगे कि 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.80 किलोमीटर, मीन्स लगभग बेटा 2 किलोमीटर के लगभग 1 नॉटिकल माइल्स में पाया जाता है। और आपने भी देखा होगा कि जो अगर कोई कंट्री है, जैसे मान लीजिए इंडिया ही है ना, तो इसकी मेन बाउंड्री लाइन से बेटा 12 नॉटिकल माइल्स तक की, है ना, जो भी एरिया होगा वो इंडिया के कब्जे में रहता है। यहाँ पर वो कंट्री मीन्स इंडिया या कोई जो भी देश होगा अपना जा कर के अपनी सर्च कर सकते हैं, अपना जो भी कुछ करना होता है वो ओशियन बॉडी में कर सकते हैं, ठीक है ना। और बेटा क्या होता है कि 200 नॉटिकल माइल्स एवरी कंट्री से, तो जब हम जाते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो वहाँ का जो एरिया पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई ये एरिया है बेटा, अब लैंड सभी किनारे किनारे है बेटा, उसके बाद यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद से जो एरिया पड़ेगा मीन्स को किसी भी देश के नज़दीक ना हो एरिया, तो फिर किसका हो जाता है बेटा? वो इंटरनेशनल बॉडी का हो जाता है। अब वहाँ पर हर देश जा सकता है, किसी को मनाही नहीं होती है, बशर्ते आप उस इंटरनेशनल बॉडी से पूछ लीजिए, आपको परमिशन मिल जाएगी, फिर आप वहाँ पर जा कर के रिसर्च कीजिए। जैसे अंटार्कटिका में, ठीक है ना, हर देश का अपना स्टेशन है, वहाँ पर लोग जाते हैं अंटार्कटिका में, सर्च करते हैं और मिनरल्स वगैरह के बारे में पता करते हैं, ठीक ना, सर्च करते रहते हैं। तो अंटार्कटिका हो गया, ओशियन एरिया हो गया। सो दीज आर इंक्लूड इन अ इंटरनेशनल बॉडी। इसमें आप ज़्यादा डीप मत जाइए, बट इतना समझते रहिएगा कि 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है बेटा? मेन लैंड से लेकर के किसी भी कंट्री के अंडर में होता है। एंड 200 नॉटिकल माइल्स नोन एज अ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल्स तक माना जाता है, तो आपका आंसर होगा बेटा 200 नॉटिकल माइल्स तक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। इसमें बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, हमने देखा है ना। तो एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए पोटेंशियल में होता क्या है बेटा कि आपका ये सपोज कीजिए कोई कंट्री है, अब इसमें मान लीजिए ये रिसोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर है, ठीक है ना। तो होता है क्या बेटा कि हर रिसोर्स हर जगह नहीं पाया जाता है, पूरे देश में आपको कोई भी रिसोर्स नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम एक जगह मिलेगा, कोल एक जगह मिलेगा। जैसे इंडिया में झारखंड है ना, और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का जो एरिया है ना, तो इस एरिया में क्या होगा कि आपको यहाँ पर कोल ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब यूपी में क्या है, पूरा प्लेन्स एरिया, तो यहाँ पर आपको कोल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वैसे क्या है कि बेटा कुछ रिसोर्स है बेटा, कुछ एक ही प्रॉपर प्लेस पाए जाते हैं और उनको भी हम वहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। बस इसी को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल रिसोर्स। देखिए डेफिनेशन एक बार, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन
बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। मीन्स वो एक किसी रीजन में पाए जाते हैं बट वो अभी तक यूटिलाइज नहीं किए जा सके हैं, मीन्स यूज नहीं किए जा पा रहे हैं किसी भी रीजन से। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। जैसे कि इनका कहना है, मैप बना रहे हैं बेटा, एक बार देखिए। जैसे बेटा हमने ये मैप बनाया इंडिया का, तो यहाँ पर कह रहे हैं गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है यहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं हम, सोलर एनर्जी बहुत यूज कर सकते हैं क्योंकि इस साइड में बेटा ओशियन है और यहाँ से विंड काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर जो है इधर बीच से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ है ना, तो जहाँ पर सन की रेज आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो कह रहे हैं फिर भी इसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी कोल पे डिपेंड हैं, कहीं ना कहीं पर बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे हम डिपेंड हैं। तो जितना यूज हमें करना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पोटेंशियल उसको बोला गया है कि जितना यूज हम कर सकते हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं टेक्नोलॉजी की। दूसरी बात क्या बेटा, ये विंड और जो सोलर एनर्जी आपको हर जगह भारत में नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे आप यूपी में चले जाइए तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, ना ही ज़्यादा आपको विंड एनर्जी मिलेंगी, लेकिन जितना आपको राजस्थान में या गुजरात मिलेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिल सकता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, इसको बेटा पोटेंशियल बोला है। नेक्स्ट है बेटा डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स विच रिसोर्स आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्स बेटा जिनका पता चल गया है, जिनको हम फुली यूटिलाइज इस समय हम कर रहे हैं, मीन्स फुली यूज कर रहे हैं, डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। इसमें इतना समझिएगा, पहले में क्या था बेटा कि किसी एक प्रॉपर रीजन में पाए जा रहे हैं, फुली यूज नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड में बेटा क्या है कि हम फुली यूज कर पा रहे हैं चाहे जहाँ पाए जाते हों वो, ठीक ना। अब है बेटा स्टॉक। स्टॉक में क्या है बेटा, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज आर कॉल्ड स्टॉक। मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं बेटा जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन उनका हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा बेटा कि जो वाटर है वो है ना H2O से बना हुआ है, और यहाँ पर जो H है हाइड्रोजन, ये बेटा बिग सोर्स है एनर्जी का। तो अब हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम वाटर से हाइड्रोजन को अलग करें फिर हाइड्रोजन का हम यूज़ करें, ठीक ना। ये कॉस्टली भी पड़ जाएगा, इसीलिए इसको बेटा किस में रखा गया, स्टॉक में। स्टॉक में इसलिए रखा गया है कि आज नहीं तो कल हम इसका यूज में भी करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। नीड तो हमको इसको पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए इन्होंने इसको स्टॉक में रख दिया है कि चलो भाई स्टॉक में आपको हम रख देते हैं। और नेक्स्ट है बेटा रिजर्व। ह्यूमन यूटिलाइजेशन हैज़ प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज बट अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज to their fullest potential. Example, hydropower is generated from water and hence only put out for limited use. देखिए इन्होंने रिजर्व में ये बोला है ह्यूमन यूटिलाइजेशन हैज़ प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू, कि हमारे पास कुछ प्रॉपर टेक्नोलॉजी हैं जिनसे हम कोई रिसोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका भी हम फुली यूज नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी हो, चाहे हमारी इच्छाओं की कमी हो, या हमारे पास उतने मनी नहीं है जिससे हम उसका कर पाएँ। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अब रिवर पे बेटा क्या होता है, डैम बनाया जाता है, उसके बाद फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि हम हर रिवर पर डैम नहीं बना पा रहे हैं और ना ही हम फुली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इसलिए बेटा इन्होंने उसको रिजर्व में रखा है। देखिएगा अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक एक करके, कि जैसे हमने देखा पोटेंशियल में क्या हुआ बेटा कि एक रीजन में पाए जा रहे हैं बट नॉट फुली यूटिलाइज, उनका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। दूसरा बेटा डेवलप में हम फुली यूज कर ले रहे हैं। अब आ जाइए बेटा स्टॉक और रिजर्व में। स्टॉक में बेटा क्या है कि हमारे पास स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उसका हम यूज़ करें। और जबकि रिजर्व में क्या है कि हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसमें से हम कुछ यूज कर रहे हैं लेकिन सब नहीं यूज कर पा रहे हैं, बस इतना आप समझिए, ठीक ना, कि हम कुछ यूज कर रहे हैं बट हम सब यूज नहीं कर पा रहे हैं। जबकि स्टॉक में क्या है कि हम बिल्कुल भी अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड रिजर्व and here potential and develop. Now next
अब बेटा ये आपका कंप्लीट हुआ। अब है बेटा नेक्स्ट हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। चलिए इसमें देखते हैं बेटा, ह्यूमन बीइंग हैव एक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड रिसोर्स विच हैव लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए बेटा मेन बात यहाँ पर ये है कि आज हम सभी लोग बेटा जो रिसोर्स हैं उनका हम फुली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फुली नहीं बेटा, जितना होना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा उनका हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। जैसे कि क्या, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। जो आज हमारे रिसोर्स बेटा ख़त्म होते चले जा रहे हैं, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स लोग ऐसे हैं जो बड़े हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो रिसोर्सेज को वो अंधाधुंध काट करके या उनका एक्सप्लॉयटेशन करके बेच रहे हैं और पैसा खूब कमा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया होता है बेटा, उनमें से लकड़ी काटने का कुछ ठेका होता है, गवर्नमेंट दे देती है कि चलो ठीक है आप भाई 10 टन 20 टन लकड़ी काट सकते हैं, ठीक ना। लेकिन वो क्या करते हैं कि चोरी छिपे 50 टन काट रहे हैं, 100 टन काट रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा काट रहे हैं लकड़ियाँ, या जो मान लीजिए कोल या पेट्रोलियम जो निकाल रहे हैं, जितना लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा निकाल ले रहे हैं सरकार को बिना बताए हुए, वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जितना निकालते हो आप एक लिमिटेड वे में निकालोगे तो वो क्या होगा बेटा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब अनलिमिटेड आप उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा क्या बेटा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन द फ्यू हैंड्स विच हैव क्रिएट टू क्लास पीपल्स, हैव एंड हैव नॉट। मीन्स है और नहीं भी है, मीन्स रिच एंड पुअर। ठीक है ना। कि जब इस तरह होने लगता है, बहुत सारे लोग यूज करने लगते हैं, तो उसमें दो समस्याएं आ जाती हैं कि समाज डिवाइडेशन हो जाता है बेटा रिच और पुअर के बीच में। और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, जब हम ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिसोर्सेज का, तो दैट काज द ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब स्टूडेंट्स ये हुआ बेटा कि जब इतना ज़्यादा दिक्कत आने लगी तो 1992 में एक रियो डी जेनेरियो सिटी ब्राज़ील में एक अर्थ समिट बुलाई गई। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन होते हैं बेटा कि इन विच ईयर द अर्थ समिट वाज हेल्ड। फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड 1992 इन विच सिटी, रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। तो आइए समझते हैं बेटा वहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है ना। क्योंकि जो ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो सिटी है बेटा, ये सबसे हरा भरा शहर है। ठीक है ना। मेरे से जितने भी अर्थ पर अच्छे शहर हैं उनमें से एक शहर ये भी है। तो इसने ये समस्याएं जब देखी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आज नहीं तो कल पूरी अर्थ को बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी। तो इसने क्या किया कि बेटा एक समिट बुलाई है ना, सभी देशों को उसने बुलाया कि चलिए हम इस पर विचार करते हैं किस तरीके से इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। तो हुआ बेटा क्या कि इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, लगभग 100 देशों के हेड वहाँ इकट्ठा हुए। मीन्स जैसे प्रधानमंत्री कहीं राष्ट्रपति इकट्ठा हुए होंगे, कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द ग्लोबल लेबर। ठीक ना। वहाँ पर इस बात पर फोकस किया गया कि जो हमारा इन्वायरमेंटल डिक्रीज हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट जो डिक्रीज हो रहा है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, मीन्स कैसे उसको प्रोटेक्ट करें, और कैसे हम सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे करें। मीन्स हमको समाज को भी लेके चलना है और इकोनॉमिक रूप से हमको आगे बढ़ना है। तो इन सब के लिए हम कैसे ऐसा कुछ मैनेज करें कि हमारा ना तो इन्वायरमेंट ज़्यादा डैमेज हो और ना ही किसी के डेवलपमेंट में कोई रुकावट आए। तो द रियो कन्वेंशन endorse the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century। वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बातें बताई गई बेटा, और उसमें एक एजेंडा 21 तय किया गया। ठीक है ना, कि हम 21st सेंचुरी तक इन चीज़ों को क्या करेंगे बेटा, गेन कर लेंगे या वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए बेटा एजेंडा 21 क्या है। कि जैसे मीटिंग हुई, मीटिंग में सब लोग इकट्ठा हुए, बैठे भाई, ठीक है ना, बैठ गए, वहाँ से कोई 21 पॉइंट वहाँ से निकल के आया कि इन 21 पॉइंट्स पर अगर सभी देश मिल के काम करेंगे तो वो क्या होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या जो पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है ये कंट्रोल में आ जाएगा।
इसी को बोल दिया गया बेटा एजेंडा 21। एजेंडा 21 मतलब क्या है कि कोई 21 टॉपिक लिए गए। अब उनमें से कुछ एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं, जैसे पावर्टी है, हंगरशिप है ना, और मतलब गरीबी अगर कम हो जाएगी तो लोगों को मतलब लिटरेसी मिलेगी, या उनकी हमको स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इन्वायरमेंट, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाएंगे वो। तो ऐसे ही करके बेटा कुछ 21 पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ, दैट इज नोन एज एजेंडा 21। आइए बेटा देखते हैं कि व्हाट इज एजेंडा 21। It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at United Nations Conference Environmental Development UNCED। इसको ध्यान रख लेना बेटा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है UNCD का, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टू यूज़ द रिसोर्स इन केयरफुल मैनर फॉर द एंड सेव देम फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक ना। मीन्स जो रिसोर्स आपके हैं बेटा उनका आप केयरफुल तरीके से यूज करो, और उनको बेटा ऐसा यूज़ करो कि वो बचे भी रहें, किसके लिए बेटा, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मीन्स यूज़ द रिसोर्सेज इन केयरफुल मैनर एंड सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखो। दैट इज नोन एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, है ना। तो जिसमें क्या करना था बेटा कि इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करना है, पॉवर्टी को हटाना है, डिसीज बीमारियों से लड़ना है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक ना। सब लोग मिल करके, अगर गरीब देश है तो उसकी सब लोग मदद करेंगे, जिससे उसमें गरीबी कम हो जाए, लोग शिक्षित हो जाएं, तो क्या होगा कि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है वो धीरे धीरे कम होगा, और फिर हमारी अर्थ एक बार फिर से हरी भरी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, मीन सेकेंड वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो you will gain more knowledge. So we will meet in our next class. Bye bye, have a great day.